हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की तीसरी क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, कोशिका संरचना के अंतर्गत पादप कोशिका को डिटेल से जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जंतु कोशिका या एनिमल सेल को जो है वो आपका डिटेल से समझा है। तो जो छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 9691192359, आप वहां पे अपना नाम लिख करके और प्रयोगशाला लिख करके हमारे निशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। उस बैच में प्रतिदिन क्लासेस के लिंक और उसके साथ साथ क्लास का नोट्स भी जो है वो निशुल्क रूप से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो पिछले क्लास में मैंने जो आपका जंतु कोशिका पढ़ाया था उसका एक क्विक रिवीजन आपके सामने रख रहा हूं कि जंतु कोशिका, मैंने जो आपको बताया था कि जंतु कोशिका सबसे पहले तो लगभग गोलाकार या लगभग वृत्ताकार इस प्रकार से दिखाई देती है। हमने पिछले क्लास में जंतु कोशिका को आपके सामने ड्रॉ किया था एक सरलतम रूप में, और मैंने बताया था कि जंतु कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जिसी तारतम्य में हमने देखा था आपका जंतु कोशिका में प्रमुख रूप से कोशिका झिल्ली होती है, उसके भीतर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, एक बड़ा केंद्रक होता है, उसके भीतर केंद्रिका होती है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्यी जालिका होती है, जो स्मूथ ईआर भी होता है और रफ ईआर भी होता है। राइबोसोम हमने देखा जिसका मेन काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है। गोल्जी बॉडी हमने देखा, उसके अलावा लाइसोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, तारक काय देखा, वैक्यूल और रिक्तिकाओं का जो है हमने आपका अध्ययन किया है। तो ये सारे नाम यदि आपको नए लग रहे हैं तो आप पहली बार हमारे चैनल में या हमारा क्लास जो है वो आपका वॉच कर रहे हैं, तो अगर आपको इस क्लास की बेहतर समझ चाहिए या आगामी क्लासेस की बेहतर समझ चाहिए तो आपको पुराने क्लासेस जो है देखना बहुत जरूरी है। तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्रयोगशाला परिचारक का प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपको क्रम से पुराने लेक्चर दिखाई देने लगेंगे। आप पहले उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको बेहतर जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पादप कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो ये आपके सामने एक पादप कोशिका है, इसको सरल रूप में मैं आपको बना के भी जो है बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में जब मैंने आपको जंतु कोशिका का अध्ययन कराया, जो आप अपने सामने देख रहे हैं, उस समय मैंने आपको बताया था कि यदि आप जंतु कोशिका को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जंतु कोशिका के कोशिकांगों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपने लगभग प्लांट सेल को भी 90% पढ़ लिया या समझ लिया। क्योंकि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे जो कोशिकांग हैं जंतु कोशिका के, वो पादप कोशिका में भी एज इट इज पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जंतु कोशिका में हमने राइबोसोम देखा था, राइबोसोम देखो पादप कोशिका में भी है। जंतु कोशिका में हमने ईआर के दो प्रकार देखे थे, स्मूथ ईआर और आपका रफ ईआर, यहां पर भी वो प्रेजेंट है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है। वैक्यूल में थोड़ी सी भिन्नता है लेकिन दोनों में रिक्तिका या वैक्यूल दिखाई दे रहा है। जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया था, पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य था, साइटोप्लाज्म, पादप कोशिका में भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जंतु कोशिका में भी गोल्जी बॉडी था, यहाँ भी गोल्जी बॉडी है। जंतु कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन था, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है ना, उसी को आपको इस क्लास में फिल्टर करके पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में अब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते। जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं हम उसको पढ़ेंगे। भाई उसी अंग को दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता जिसको आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, क्योंकि उनका फंक्शन पूरी तरीके से आप देख चुके हो। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है पादप कोशिका में? तो पादप कोशिका में आपको अलग दिखाई दे रहा होगा ये सेल वॉल, पादप कोशिका में अलग दिखाई दे रहा होगा ये क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में अलग दिखाई दे रहा होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वर्ड है ना, वहां पे जंतु कोशिका में ये छोटा था। तो ये जो अलग चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वहीं से प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है कि निम्न में से कौन सा केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा दोनों में पाया जाता है।
इस टाइप के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अंतिम में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस पादप कोशिका से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं, उसके बाद हम इसको डीप में पढ़ना जो है, समझना जो है वो शुरू करेंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में जब हमने जंतु कोशिका देखा था तो जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होता है, लेकिन जो आपकी पादप कोशिका होती है ये लगभग आयताकार होती है। सबसे पहला तथ्य तो यही आपको याद रखना है, जो कि अंतर भी है। क्या याद रखना है कि जंतु कोशिका गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है, आयताकार होता है। सबसे पहला फैक्ट आप यही याद रखो। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पादप कोशिका होती है ये जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। जंतु कोशिका से ये आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से आकार में कौन सा बड़ा होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तो याद रखना पादप कोशिका का आकार जो है वो आपका बड़ा होता है। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको मैं थोड़ा सा सरल बना देता हूं आपके सामने ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से जो है समझ पाए। तो चलिए मैं आपको एक खाली पेज में लेकर के चलता हूं और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पादप कोशिका दिखती कैसी है, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पादप कोशिका लगभग कैसी होती है, लगभग आयताकार होती है। तो लगभग मैंने ऐसा आयताकार एक शेप ले लिया। ठीक है, ये पादप कोशिका लगभग इस प्रकार से आयताकार होती है। अब हर कोशिका की शुरुआत कैसे होती है हम पिछले क्लास में ही पढ़े हैं। सबसे जो आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है वो क्या रहता है, कोशिका झिल्ली। जो सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका एक झिल्ली से ढकी रहती है जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और ये कोशिका झिल्ली जो होता है उसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जंतु कोशिका में आपने इसको देख चुका है। ठीक है, पादप कोशिका में भी ये पाई जाती है। पादप कोशिका में भी आपका कोशिका के बाहर की तरफ एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और लेयर पाया जाता है। अब यहां से डिफरेंस चालू हो गया। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक लेयर पाया जाता है। एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दीवार के समान संरचना होती है जो उस कोशिका को ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा दृढ़ता प्रदान करती है पादप कोशिका में। ठीक है, तो ये वॉल किसके लिए है, ये वॉल सेल के लिए है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सेल वॉल। हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। भित्ति शुद्ध हिंदी वर्ड है। भित्ति मतलब क्या होता है, दीवाल। भित्ति चित्र वर्ड सुने हो ना, दीवाल में जो उकेरा हुआ चित्र होता है भित्ति चित्र कहलाता है। तो भित्ति मतलब दीवाल, कोशिका का दीवाल, तो यह क्या कहलाया, कोशिका भित्ति। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल वॉल। इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो देखो क्या नया डिफरेंस समझ में आया आपको कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होता। जंतु कोशिका में केवल क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक लेयर होता है जो कि कहलाता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको एक निश्चित आकार देती है और उसको दृढ़ बनाए रखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अभी डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया जो केवल पादप कोशिका में पाया जा रहा है। राइट, तो जो केवल पादप कोशिका में है उसी को आपके सामने रख रहा हूं, जंतु कोशिका वाली चीज को हटा दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इसमें फिल्टर कर पाओ। ठीक है, अब दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इन पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, कई प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के लवक हम पढ़ेंगे। वर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है और एक होता है हरित लवक। इसी को मेन आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आपको पूछेगा, हरित लवक। तो ये हरित लवक इस प्रकार से हरा रंग का होता है, ऐसा
हरा रंग का होता है। इसी हरित लवक के उपस्थिति के चलते जो हमारा पादप कोशिका है वो हरा रंग का दिखाई देता है। ये पादप कोशिका में एक नया कोशिकांग है जिसको कहा जाता है हरित लवक। इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ठीक है, ये जो हरित लवक होता है ना, हरे रंग का होता है। इसमें हरे रंग का एक आपका वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और मेन पौधों में भोजन निर्माण का काम करता है। क्योंकि पौधे जंतुओं की भांति खाते तो नहीं है, खाकर पचाते तो नहीं है, उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता। तो पौधे अपने शरीर में भोजन का निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये काम वो करते हैं। तो ये एक चीज बिल्कुल अलग है पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको और क्या बेसिक डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है, वो ये है कि पादप कोशिका में एक बड़ा खाली जगह पाया जाता है। पादप कोशिका में एक प्रकार से ऐसा बड़ा खाली जगह पाया जाता है। केंद्रक इसका उतना बड़ा नहीं होता। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जंतु कोशिका में एक बहुत बड़ा केंद्रक होता है, पादप कोशिका में केंद्रक ऐसा छोटा होता है। ठीक है, ये केंद्रक है पादप कोशिका का। ठीक है, ये तो जंतु कोशिका में भी होता है, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। अलग स्ट्रक्चर ये जो मैंने बड़ा सा बनाया वो है, ये है लार्ज वैक्यूल। हिंदी में मैं कहूं तो एक बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका, लार्ज वैक्यूल। मतलब ये तो हमने, आप सोच रहे होंगे सर हमने तो इसको आपका जंतु कोशिका में भी देखा है। दिखा देता हूं, मैंने पिछले क्लास में क्या बनाया था वो आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, पिछले क्लास में देखिए हमने वैक्यूल बनाए थे रिक्तिका जंतु कोशिका में। ये देखो रिक्तिका मैंने बनाया है, यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया, लेकिन ये कितना छोटा है। और मैंने बताया था जंतु कोशिका की जो रिक्तिका है, जो वैक्यूल है, वो बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है। लेकिन आप देख सकते हो पादप कोशिका में मैंने जो रिक्तिका बनाया है वो कितना बड़ा है। इवन ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ना। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग मैंने क्या बताया था, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसका केंद्रक। लेकिन पादप कोशिका में मैंने बताया केंद्रक तो छोटा होता है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा जो जगह घेरता है वो है ये रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका, और यही सबसे बड़ी कोशिकांग होती है। आगे मैं लिख लिख के आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो जंतु कोशिका से बिल्कुल अलग है पादप कोशिका में। बाकी और स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, केंद्रक नहीं बना रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब को मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप जंतु कोशिका में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें बनाऊंगा तो आप फिर डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ये आपको दिखाई देगा, ये जो हमारा चित्र है उसमें। ठीक है, अब इसमें भी आप देख लो मैंने जो बताया, ये देखो, ये आपको एक क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में जो है वो आपका पाया जाता है, ये सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर में, ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसी को कहते हैं कि आपका हरित लवक। उसके बाद ये बड़ा जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बताया, ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वर्ड इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये बीचों बीच पाया जाता है, तो बड़ी रिक्तिका है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर लेयर से पढ़ना शुरू करते हैं और अध्ययन करते हैं सबसे पहले किसका, सेल वॉल या आपका कोशिका भित्ति का। ठीक है, तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है कि ये केवल किस में पाई जाती है, केवल और केवल पादप कोशिका में ये संरचना जो है वो आपका पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, और ये किसके बाहर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ठीक है, कई छात्र ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि वो ये बोलते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बोलना गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली जरूर पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
असल में पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और प्रोटेक्शन है जो कि है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका जो होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन तो रहता है ही, कोशिका झिल्ली तो रहता है ही, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति या क्या रहता है, सेल वॉल जो है वो आपका रहता है। इसीलिए मैंने लिखा कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली के ऊपर या उसके बाहर पाया जाता है। ठीक है। अब जंतु कोशिका में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में ये पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, राइट, वो तो हमने पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। भाई कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, भित्ति वो या फिर वो दीवार किससे बना होता है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, सेल्यूलोज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या होता है, इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला कार्य क्या होगा, पादप कोशिका को क्या प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा पादप कोशिका को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करना, राइट। ठीक है। तो ये जो आपका कोशिका भित्ति होती है उस पादप कोशिका के प्रोटेक्शन के साथ साथ उसका एक निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने में सहायता करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती सर, केवल पादप कोशिका में क्यों पाई जाती है। तो देखिए पादप जो होते हैं ना वो स्थिर रहते हैं, चलायमान नहीं होते, लेकिन जो जंतु रहते हैं वो चलायमान होते हैं। अगर आपके कोशिका के ऊपर एक दृढ़ आवरण कोशिका भित्ति पाया जाएगा तो आप ढंग से फिर चल नहीं पाओगे, मोशन नहीं कर पाओगे। अब इनमें मोशन तो है नहीं, इनको सुरक्षा ज्यादा चाहिए, इसीलिए कोशिका झिल्ली के ऊपर एक सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ भित्ति होती है जो कि है कोशिका भित्ति। बस कोशिका भित्ति के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे बढ़े, अगला चीज, अब हम अगला जो प्रमुख आपका इसमें कोशिकांग है वो देख लेते हैं जो कि है आपका हरित लवक। ठीक है। हरित लवक, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक। अब इस हरित लवक को समझाने से पहले मैं लवक वर्ड को समझाऊंगा, फिर हरित पे जाएंगे बेटा। ठीक है। मैं अलग पेज में इसको थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं कि भाई ये लवक है क्या। तो पौधों में क्या होता है, प्लांट सेल में पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसको प्लास्टिड्स कहते हैं, लवक या प्लास्टिड्स, ध्यान से समझना। ठीक है। सबसे पहली चीज, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, ओनली इन प्लांट सेल। केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में ही जो है वो आपका पाया जाएगा। जंतु कोशिका में ये कोई प्लास्टिड लवक वगैरह नहीं होता है। ठीक है। अब इस लवक के बारे में क्या याद रखना है कि लवक के 3 प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। लवक के 3 प्रकार आपको याद रखने हैं। इसमें पहला प्रकार याद रखना है जिसको कहा जाता है वर्णी लवक, इंग्लिश में भी बता दूंगा। दूसरा जो प्रकार है वो आपको याद रखना है हरित लवक, जो हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। और तीसरा जो प्रकार का लवक होता है वो होता है अवर्णी लवक। वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। ठीक है। अगर इंग्लिश में नाम पूछें तो वर्णी लवक इसको कहते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कंफ्यूज मत होना ना, वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वर्ड से बना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और अवर्णी लवक इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना नाम देख लें, हिंदी में अब बता रहा हूं मैं। तो क्या क्या, वर्णी लवक, हरित लवक और आपका अवर्णी लवक। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, वर्णी लवक क्या होता है? ये जो वर्णी लवक होता है वर्ण वर्ण से बना है। वर्ण मतलब होता है रंग, मतलब ये कैसे लवक होते हैं? ये आपके रंगीन लवक होते हैं। वर्णी लवक कैसे होते हैं? आपके रंगीन होते हैं। और देखना आप, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों में खास करके जो फल और बीज रहते हैं, यही आपको कलरफुल मिलेगा, है ना। हालांकि कुछ पौधों में पत्तियां भी कलरफुल होती हैं, बट मैक्सिमम प्लांट्स में पत्तियां हरी होती हैं। जो फूल और बीज मतलब फल वगैरह होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो लाल रंग का आपका फल है या फूल है, पीले रंग के फल या फूल है, नारंगी रंग के पीले या फल या फूल आप देखेंगे। खास करके ये तीन कलर आप देखते होंगे। लाल कलर आप देखते होंगे, एक आप देखते होंगे, मैं कलर के साथ ही बता दे रहा हूं। अरे पीला तो दिख ही नहीं रहा है बेटा, पीला थोड़ा गाढ़ा पीला कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे, है ना। एक कलर पीला, ठीक है, दिखाई देगा आपको। मैं थोड़ा इस किनारे आ जाता हूं, है ना। एक लाल रंग आपको दिखाई देगा पौधों में, खास करके उनके फल और बीजों में, फलों में पीला रंग आपको दिखाई देगा। और एक आपको दिखाई देता है नारंगी रंग, है ना। कैसा रंग? नारंगी। तो बेसिकली जो वर्णी लवक होते हैं ना, इसी तीन कलर के जो है वो आपके होते हैं, लाल, पीला और नारंगी रंग के होते हैं। और ये पौधों के जो रंगीन भाग होते हैं, विशेष करके जो फूल होता है, जो फल होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, फल को देखो रंगीन, फूल को जो है रंगीन होना जरूरी है, क्योंकि अगर फूल रंगीन नहीं होगा तो वो कीटों को आकर्षित नहीं कर पाएगा, और कीटों को आकर्षित नहीं कर पाएगा तो उसमें परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, और परागण नहीं होगा तो फिर जो फूल है वो फल में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, भौरों को, कीटों को आकर्षक जो फूल होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो भौरे क्या होते हैं? पहले मादा वाले फूल में बैठते हैं, फिर उससे परागण उनके पैरों में चिपक जाते हैं, फिर वो नर वाले में जाते हैं, तो वो परागण एक स्थान से दूसरे, आपका मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर, ऐसा वो ट्रांसमिट होते हैं। और उनके बीच फिर क्या हो जाता है आपका, बोलना चाहिए पौधों में जो है क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर आपका बीज का, आपका फलों का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। तो मेन इसका काम क्या होता है? वर्णी लवक का मेन काम होता है पॉलिनेशन में, परागण में ये सहायता करते हैं। ठीक, इससे ज्यादा डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। रंगीन होते हैं, लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, फल एवं फूलों में विशेषता पाए जाते हैं, और परागण में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब हम हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल के चलते ये किस रंग के होते हैं? आपका हरे रंग के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं ये, और पौधों में जहां जहां भी प्लांट सेल है हर जगह मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में पत्तियों में होते हैं। और इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और पौधों के लिए क्या बनाना? आपका भोजन का जो है वो आपका निर्माण करना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा अभी हम। अब बात कर लेते हैं अवर्णी लवक के बारे में, जिसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। नाम से ही पता है कि इसमें कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से ऐसे जगहों में पाए जाते हैं पौधों के, जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? वंचित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन होगा? जड़ होगा। जड़ को आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। भूमिगत तना, ऐसे तना जो भूमि के भीतर रहता है, तो जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, इनमें जो है आपका ये अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपका पाया जाता है। और इनका मेन काम क्या होता है? भोजन का संचय करना। मेन काम इनका क्या होता है? पौधों में भोजन का संचय करना। तो ये जो आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये पौधों में आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। तो आई थिंक आप प्लास्टिड या लवक क्या होता है वो समझ गए होंगे। तो प्लास्टिड या लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी, हरित लवक और अवर्णी लवक।
वर्णी लवक जो है वो कलरफुल होते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के, जो मुख्यतः किस में पाए जाते हैं, आपके फल और फूलों में पाए जाते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, परागण के लिए ये आपका जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, हरित लवक के बारे में, तो ये क्लोरोफिल के चलते हरा रंग होता है और मेनली जो है ये प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्य करते हैं और इनका मेन काम होता है भोजन का निर्माण करना पौधों के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं और ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे कि जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, और इनका मेन काम फूड स्टोर करना होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में पौधों की जड़ों में और खास करके भूमिगत तनों में आपका भोज्य पदार्थों के संचय करने का जो है वो आपका कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हरित लवक। हरित लवक को थोड़ा सा देख लो। हरित लवक के बारे में मैंने एक चीज तो बता दिया कि इसमें हरे रंग का पदार्थ होता है। उस हरे रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है, और इसी के चलते इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। इस क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण का मेन काम ये करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधों के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। पौधों के लिए क्या चीज बना रहे हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी के चलते इस हरित लवक को या क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जहां पर भी इस प्रकार का कोई टैग लाइन मैंने बोला वहां से प्रश्न बनेगा। पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, हरित लवक को या क्लोरोप्लास्ट को। पिछले क्लास में कुछ टैग लाइन में आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, आगामी टेस्ट में भी मैं उससे जो है प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं कि जंतु कोशिका का आपका जो ब्रेन है उसको किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है जंतु कोशिका में, गोल्जी बॉडी को कहते हैं। जंतु कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को जो है वो आपका कहा जाता है। उसी प्रकार से एक आपको मैंने यहाँ पे टैग बताया कि कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर हरित लवक को जो है वो आपका कहा जाता है। रीजन, रसोई में क्या बनता है, भोजन, और इस हरित लवक में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रमुख है वो है रिक्तिका। ये प्रमुख कोशिकांग है। ठीक है, अब रिक्तिका इसमें बड़ी होती है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं लार्ज, और बीचों बीच होती है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सेंट्रल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं किसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तिका का अलग काम था बेटा, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका का अलग काम होता है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, इसी के चलते जो पादप कोशिका की रिक्तिका होती है इसको एक और नाम से जानते हैं, रसधानी, है ना, रस को धारण करती है इसीलिए क्या कहा जाता है, रसधानी। तो रसधानी बोले या रिक्तिका बोले एक ही बात है। रसधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि पादप कोशिका के रिक्तिका में क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ जो है वो आपका भरा रहता है। ठीक है, अब ये जो आपकी रिक्तिका होती है ना, ये एक प्रमुख कोशिकांग है किसका, पादप कोशिका का। जंतु कोशिका में तो कोई काम नहीं था, बेसिकली छोटी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में ये साइज में, आकार में काफी क्या होती है, बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है बेटा केंद्रक, क्लियर। लेकिन पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, ये वैक्यूल या फिर आपका रिक्तिका। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है वो मैं बता रहा हूं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग तो है, लेकिन ये निर्जीव रचना है, निर्जीव रचना है। ठीक है,
सजीव नहीं है, क्योंकि ये खाली एक गैप होता है, उसके भीतर रस जो है वो आपका भरा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन में अगर आपका वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट दोनों लिखा हुआ है तब आप फंस जाओगे, क्योंकि मैं पादप कोशिका के बारे में कुछ बता रहा हूं। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, ऐसा प्रश्न पूछेगा बेटा, मान लो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, तो इसके दो आंसर होते हैं। एक होता है, ये मैंने कहा जो रिक्तिका होता है या रसधानी जो भी बोलो, ठीक है, वैक्यूल। दूसरा होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो सर हरित लवक पढ़ाने के दौरान आपने क्यों नहीं बताया? रीजन ये है, हरित लवक एक सजीव संरचना है पादप कोशिका के भीतर, रिक्तिका एक निर्जीव संरचना है। तो ऐसा क्लासिफाई करके वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, वो केवल बोल देगा निम्न में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर रिक्तिका है ऑप्शन में तो ऑप्शन में रिक्तिका टिक कर देना, हरित लवक है तो हरित लवक टिक कर देना। मैंने कहा फर्स्ट कब जाओगे? जब दोनों रहेगा। और उस समय क्या आंसर लेंगे सर? तो उस समय जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वही जाने कि वो क्वेश्चन को डिलीट करेगा या मेरी मुर्गी एक टांग करके कोई भी आंसर वो ले सकता है। बस आप वहां पे अपना स्वविवेक से देख लेना, ठीक है। जो दोनों कंडीशन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो रिक्तिका के बारे में याद रखना है कि ये निर्जीव रचना है जो पादप कोशिका में बड़ी होती है, केंद्र में होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी होती थी, अस्थायी होती थी। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, इसीलिए इसको रसधानी भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम पादप कोशिका को आपका रिजिडिटी प्रदान करना, पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, रिजिड बना करके रखना, दृढ़ बना करके रखना, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं, उससे जो भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, विषैले पदार्थ बोल सकते हो या उप उत्पाद बोल सकते हो, बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन बाई प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम, इनको संचय करने का काम कौन करता है? आपका ये रिक्तिका। मतलब ये विषैले पदार्थों को स्टोर करके रखता है जो पादप कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, जो पादप कोशिका के बोल सकते हो गार्बेज मटेरियल, इस वैक्यूल में जाकर के स्टोर हो रहे हैं। अब गार्बेज मटेरियल से एक चीज याद आया कि जंतु कोशिका में इस प्रकार से गार्बेज मटेरियल को खाने का काम कौन करता था? जंतु कोशिका में इस प्रकार से गार्बेज मटेरियल को खाने का काम लाइसोसोम करता था। याद आ गया आपको? और यहां पे लगभग उसी प्रकार का वर्क कौन कर रहा है? यह रिक्तिका कर रहा है। आई बात समझ में? देखो बेटा, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं मिलता। अभी मैं अंतर जब आपको बताने वाला हूं तब आपको बताऊंगा कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं मिलता, वो केवल जंतु कोशिका में मिलता है। तो भाई जंतु कोशिका के पास तो लाइसोसोम है जो जंतु कोशिका के गार्बेज मटेरियल का सफाया करता है, तो पादप कोशिका के पास लाइसोसोम नहीं है, तो इसके पास क्या है? रिक्तिका या वैक्यूल है। लगभग उसी प्रकार काम करता है ये, अपने वैक्यूल के भीतर, रिक्तिका के भीतर सभी विषैले पदार्थों को, बाय प्रोडक्ट्स को संचय करके रखता है, जो कि पादप के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो इतनी चीजें आपको इस पादप कोशिका के बारे में याद रखनी है। मेन 3 अंगों को आपको याद रखना था। एक, सबसे पहले मैंने कोशिका भित्ति के बारे में बताया, जो सबसे बाहरी लेयर होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। मेन काम इसका सुरक्षा वगैरह होता है। क्लोरोफिल के बारे में बताया, हालांकि मैंने 2 लवक आपको और बताए। एक मैंने बताया आपका वर्णी लवक और एक आपका अवर्णी लवक। उसको मैं पीडीएफ में शामिल कर दूंगा, उस पीडीएफ में आप पढ़ते रहना। जो लास्ट में मैं आपको पीडीएफ देता हूं ना, इसमें मैंने इसको शामिल कर दिया है कि लवक भाई 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। तो वहां से आप इसको पढ़ते रहना पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। अब एक चीज आपको बता दूं, उसके बाद अंतिम में हमने क्या देखा? रिक्तिका। तो ये बड़ी संरचना होती है लेकिन निर्जीव होती है, और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है निर्जीव संरचना में। सजीव संरचना में तो आपको क्या आएगा? हरित लवक आएगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? पादप कोशिका को एक रिजिड नेचर प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना, और जितने भी बाई प्रोडक्ट्स विषैले पदार्थ होते हैं जो पादप कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं और बात कर लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं आपका जंतु कोशिका,
और एक तरफ लिख देता हूं कि आपका पादप कोशिका। बचपन में जैसे पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ो तो लंबे समय तक याद रहेगा और क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होंगे। जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल इधर और इधर प्लांट सेल, ओके। अब अगर आपने पिछले क्लास को अच्छे से समझा है और आज के क्लास को अच्छे से समझा है तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला अंतर मैं आपको बताता हूं। पहला अंतर है आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। तुलनात्मक बताया जा रहा है ना, मतलब जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में आकार में छोटी होती है और पादप कोशिका जंतु कोशिका से आकार में बड़ी होती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल जिसको कहते हैं वो रहता है क्या? नहीं रहता, अनुपस्थित होता है। जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है, राइट, ठीक है। अब जंतु कोशिका में हरित लवक या किसी भी प्रकार का लवक, ठीक है, केवल हरित लवक नहीं, जो आपके लवक होते हैं कोई भी प्रकार के, वर्णी लवक हो या अवर्णी लवक हो या कोई भी में लवक हो, जंतु कोशिका में रहता है क्या? नहीं, अनुपस्थित। जंतु कोशिका में कोई भी लवक या हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर ये पाया जाता तो हम और आप भी हरे रंग के, नारंगी रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के वो दिखाई देते। लेकिन जंतु कोशिका में कोई भी लवक या हरित लवक वगैरह नहीं पाया जाता। लेकिन आपका जो पादप कोशिका है इसमें लवक पाया जाता है, ठीक है। और लवक 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता चुका हूं। हरित लवक भी मिलता है, इसके अलावा वर्णी लवक भी मिलता है, अवर्णी लवक भी मिलता है। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पे खेल है। मैंने कहा जंतु कोशिका में हरित लवक या कोई भी लवक नहीं पाया जाता, लेकिन एक जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। अपवाद में लिख दे रहा हूं, युगलीना। और ये एग्जाम में कई बार पूछा है, ऐसी कौन सी जंतु कोशिका है जिसमें हरित लवक पाया जाता है? पेश है आपके सामने युगलीना, ठीक है। ये युगलीना है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो कि एक जंतु कोशिका है। कायदे से जंतु कोशिका में कोई हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप जो हरे हरे रंग के यहाँ पे पैचेस देख पा रहे हैं, ये सभी क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं या हरित लवक हैं। तो ये जो बेटा युगलीना है, ये युगलीना एकमात्र ऐसा जीव है जो जंतु होते हुए भी इसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से युगलीना जो है वो जंतु होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और अपने शरीर में ही भोजन का निर्माण कर सकता है। गॉट इट? इसीलिए युगलीना को जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें जंतु वाले भी नेचर हैं और पादप वाले भी नेचर हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी। और ये प्रश्न के रूप में कई बार कई प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में याद रख लेना कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? युगलीना। रीजन मैंने आपको बता दिया, जंतु कोशिका होते हुए भी इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो जंतु के भी लक्षण है और पादप के भी इसमें क्या है? आपके लक्षण है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, अंतर पे आते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, अपवाद आपको बता दिया युगलीना, ठीक है। इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में और क्या डिफरेंस है कि जंतु कोशिका में जो आपकी रिक्तिका होती है या रसधानी होती है, ठीक है, ये छोटी
एवं क्या होती है, अस्थायी होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लास में। जबकि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है ये बड़ी एवं क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा दिया, ये बड़ा होता है, स्थायी होता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका जो होता है इसका जो आपका आकार होता है वो लगभग कैसा होता है, वृत्ताकार, या बोल सकते हो लगभग कैसा होता है, गोलाकार। जबकि जो पादप कोशिका होती है मैंने आपको पढ़ाया है इसका आकार लगभग कैसा होता है, आयताकार जो है वो आपका होता है। ठीक है, अब एक और मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। जंतु कोशिका के ऐसे दो आपके ऑर्गन हैं जो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, देखो जंतु कोशिका में मैं आपको सेंट्रोसोम पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा है, याद आएगा। तारक काय, हिंदी में कहते हैं तारक काय, तारे के समान संरचना थी ना, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम। इसके भीतर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जंतु कोशिका में मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये सेंट्रोसोम और लाइसोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं बेटा। पादप कोशिका में आपका ये सेंट्रोसोम और लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम क्या रहता है, अनुपस्थित। एक एक से प्रश्न बनेगा यहां से। ठीक है, टेस्ट में भी मैं इसको पूछने वाला हूं। तो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाएंगे। और पादप कोशिका में तो बताया ना, जैसे जंतु कोशिका में जो आपका गार्बेज मटेरियल का सफाया लाइसोसोम करता है, वैसे पादप कोशिका में गार्बेज मटेरियल का सफाया कौन करता है, रिक्तिका करता है, मतलब वो अपने में स्टोर करके रखता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। एक रिवीजन आपको करा दूं। ठीक है, देख लो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसमें कि जो आपका जंतु कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में हरित लवक या कोई भी लवक अनुपस्थित होता है, बस अपवाद युगलीना इसमें पाया जाता है भाई, इसीलिए इसको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी कहते हैं। पादप कोशिका में हर प्रकार के लवक पाए जाते हैं, हरित लवक भी, वर्णी लवक भी, अवर्णी लवक भी। जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी और अस्थायी होती है, जबकि पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी और स्थायी होती है। जंतु कोशिका लगभग वृत्ताकार या गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका कैसी होती है, आयताकार होती है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको आप एक दूसरे तरीके से इस चित्र से समझ सकते हो। ये चित्र मैंने आपके लिए जो है आपका यहाँ पे रखा है, अपने नोट्स में भी आप इसको देख सकते हो। इसमें देखो क्या है, एक तरफ है प्लांट, एक तरफ है एनिमल, और बीच में लिखा हुआ है बोथ। रीजनिंग में आप वेन डायग्राम पढ़ते हो ना, तो जिस तरफ प्लांट लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर केवल प्लांट में पाए जाएंगे। ठीक है, एनिमल में ये स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और जो दोनों में पाया जाएगा वो बीचों बीच है। तो पहले जो दोनों में पाया जाएगा उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी काय होता है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और राइबोसोम होता है। ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में। केवल प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। एनिमल में नो सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। प्लांट में लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ी रिक्तिका होती है। एनिमल में स्मॉल या फिर छोटी रिक्तिका या रिक्तिका नहीं पाई जाती, क्योंकि वो अस्थायी होती है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल में नो क्लोरोप्लास्ट, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अपवाद युगलीना वो मैं आपको बता चुका हूं। प्लांट में नो सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम, प्लांट में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल में सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा
प्लांट सेल और एनिमल सेल और पूरा का पूरा जो आपका साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, वो इस लेक्चर के साथ समाप्त होता है। अगला जो आपका लेक्चर होने वाला है उसमें मैं पूरे के पूरे साइटोलॉजी में 3 लेक्चर में जो भी पढ़ाया हूं उसका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। तो अगला क्लास पूरी तरीके से एमसीक्यू के ऊपर रहेगा, पूरी तरीके से टेस्ट के ऊपर रहेगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेरी क्लासेस को जो है वो आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। तो उस टेस्ट में अभी तो मैंने 3 लेक्चर में जो पढ़ाया उसमें से तो क्वेश्चन रहेंगे ही, मैं कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। क्या होता है बेटा कि थ्योरी पढ़ाने के दौरान कुछ फालतू फालतू जो फैक्ट होते हैं ना, मतलब फालतू नहीं बोलने चाहिए, ऐसे फैक्ट भी होते हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता, जिनको केवल रटा जाता है, उनको शामिल नहीं करता। उनको मैं शामिल करूंगा तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एमसीक्यू वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं कुछ अनछुए फैक्ट भी आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जो छात्र अभी तक हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप, उस पर अपना नाम लिख करके, प्रयोगशाला लिख करके व्हाट्सएप कीजिए और हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए। इसके अलावा संस्था में जो है आपका प्रयोगशाला परिचारक को लेकर के जीएस का जो है वो आपका बैच चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस प्लस जो इंडियन जीएस है वो बहुत ही कम शुल्क में जो है वो आपका प्रदान किया जा रहा है। वो भी चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो। साथ ही साथ कई छात्रों का कुछ कुछ मैसेज आ रहा था, मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ व्यस्तता के चलते, उसका रिप्लाई मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। सर साइंस में जो है आपका पूरा साइंस पढ़ाएंगे क्या? तो जी हाँ, मैं पूरा साइंस जो है वो आपका पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी जो है वो आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।